कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मैथ मेंटर रामाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ड्रीम मैथ्स क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसका आज है पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो देखो प्यारे बेटा, मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्याओं में आती हैं। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती और शांत होता है और अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो अब हम पढ़ते हैं दशमलव प्रसार। अब आपको बता दूं कि दो प्रकार का होता है, एक शांत एक अशांत। तो शांत दशमलव प्रसार वह है जो पूर्णतः विभाजित दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अशांत दशमलव प्रसार भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वह है जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहती है, वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। जितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है उनके ऊपर बार लगाकर लिख दिया जाता है। दूसरा है अशांत अनावर्ती वह दशमलव प्रसार है जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे 0.202002, इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब मैं आपको बता चुका हूं परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती और शांत होता है और अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है और परमेय अपरमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्याओं में आती हैं। अब हम पढ़ेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करना, यानी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। देखो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी परमेय संख्या होता है, परंतु उसको P/Q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करना। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसी संख्याएं लिख के आती हैं, जैसे दशमलव में लिख के आई, अब इसके ऊपर बार लगा है एक संख्या के ऊपर, तो इसका मतलब है कि एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो एक संख्या की पुनरावृत्ति होगी तो 10 का गुणा करते हैं। यदि दो संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, मान लो ये दो संख्याएं ले ली, यानी इनकी पुनरावृत्ति दो संख्याओं की होगी तो 100 का गुणा। इसी प्रकार जितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है उसमें एक जीरो बढ़ा के गुणा कर देते हैं। जैसे 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी तो 1000 का गुणा करेंगे, 4 की होगी तो 10,000 का। इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, हम एक एक जीरो लगा के गुणा को बढ़ाते जाएंगे। अब एक टाइप इस प्रकार से आता है P/Q में व्यक्त करना। दूसरा इस प्रकार से आता है कि ये संख्या लिखी, उसके बाद यानी कि दशमलव के बाद एक अंक या 2 अंक या 3 अंक के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, तो उसको कैसे करते हैं। सेम पैटर्न रहता है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उतनी संख्याओं में क्रम से गुणा करते हैं। इसी प्रकार से जितनी संख्याएं रिपीट नहीं होती, यदि एक संख्या रिपीट नहीं हो रही है यहाँ, तो 10 का गुणा करेंगे। यदि दो संख्याएं, मान लो ये ले ली मैंने 6 2 और 2 5 रिपीट, यहाँ और कुछ लेना पड़ेगा, 6 1 2 5, तो यहाँ 2 5 रिपीट
हो रही है, लेकिन 6 2 रिपीट नहीं हो रही। तो पहले हम क्या करेंगे, जब इस संख्या को सॉल्व कर लेंगे तब जाके रिपीटेड संख्या को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ 2 संख्या रिपीट नहीं हो रही हैं, तो 100 का गुणा करेंगे और जब इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद रिपीटेड संख्या में जब संख्या बन जाएगी तो रिपीटेड संख्या आपको सॉल्व करना मैं बता ही चुका हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि 0.77 के ऊपर बार लगा है, यानी 7 संख्या रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम उसको x के बराबर मानते हैं। x के बराबर माना और समीकरण 1। अब यहाँ कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, एक संख्या की हो रही है, तो कितने का गुणा कर दिया, 10 का गुणा कर दिया। तो 10x बराबर 7.77 समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो हम 10 में से 1x घटाएंगे तो 9x बचा, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 बचा। ये सारी संख्याएं घट जाएंगी। तो अब 9 को नीचे ले गए तो x बराबर 7/9, यही हमारा P/Q के रूप में सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से सेकंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 1-2 अंक के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 0.235 के ऊपर बार लगा है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि एक अंक के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले इसको x के बराबर मानना, समीकरण 1। अब यहाँ देखा कि एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो समीकरण 1 में 10 का गुणा किया तो 0.1 अंक खिसक गया। तो 10x बराबर 2.3535। अब दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्तियां हो रही है, तो कितने अंकों की हो रही है, 2 अंकों की। तो समीकरण 2 में कितने का गुणा किया, 100 का। तो समीकरण 2 में जब 100 का गुणा करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा और 2.2 अंक और खिसक जाएगा, तो 235.35 समीकरण 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाया, तो जब हम 1000x में से 10x घटाएंगे तो 990x आएगा और 235 में से 2 घटाएंगे तो 233 आएगा। 990 को हम नीचे ले जाएंगे तो x बराबर 233/990, यही हमारा P/Q के रूप में प्रदर्शित हो गया। तो अब हम चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, जैसे मैं आपसे कहूं कि अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ने पर या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार गुणा करने पर या भाग करने पर भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 में से √2 घटा दिया तो 3 परिमेय है और अपरिमेय घटा दिया, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि √3 में से 2 घटा दिया तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। या जोड़ दिया, जोड़ने पर भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। गुणा करने पर भी अपरिमेय संख्या और भाग करने पर भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, माना 2 अपरिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्या क्या है, 3 - √2 और 3 + √2। ऐसी 2 अपरिमेय संख्याएं मानी जिनका गुणनफल परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, ये हमें दिखाना था। तो जब हमने इनका गुणा किया तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बीजगणित में, a - b × a + b। तो क्या होता है, a² - b²। तो a का मान क्या है, 3,
और b का मान क्या है √2, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2, तो 9 में से 2 गए तो 7। 7 कैसी एक संख्या है? 7 परिमेय संख्या है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो अब हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या x के लिए ज्यामितीय रूप से √x ज्ञात करना। तो इसमें भाषा आप अपने मन से बना सकते हैं, मैं आपको चित्र के द्वारा समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं आपको 1-2 बार समझा दूंगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई भी संख्या हो आपको इसी टाइप से करना है, इसी प्रकार से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें करते क्या है, सर्वप्रथम संख्या रेखा पर क्या किया, यहाँ देखिए आप बोर्ड पर नजर रखिए, ए से बी तक कितनी दूरी खींची, जितनी हमें यहाँ दी रहेगी उतनी दूरी खींचना है, यानी 5.26 दी गई है। आपको जो दी गई है आप वहां यहाँ वो दूरी खींचेंगे। तो सर्वप्रथम क्या किया, ए बी 5.26 खींचा। अब बी को सी तक 1 इकाई और बढ़ाया, बी को सी बिंदु तक 1 इकाई और बढ़ाया, और एसी का मध्य बिंदु ओ को केंद्र मानकर, किसके मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु नहीं है प्यारे बच्चों, एसी का मध्य बिंदु ओ को केंद्र मानकर ये वाली त्रिज्या ओसी त्रिज्या का एक चाप लगाया, एक चाप लेकर अर्धवृत्त बनाया। आपको अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, ये ओसी त्रिज्या का चाप लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। अब अर्धवृत्त बनाने के बाद बिंदु बी से एसी पर लंब बीडी डाला, कौन सा लंब डाला, तो बीडी लंब डाला, जो अर्धवृत्त को किस बिंदु पर काट रहा है, बिंदु डी पर काट रहा है। यही बीडी दूरी कितनी है, 5.26, रूट के अंदर 5.26 बीडी दूरी है। आपको इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, अब बीसी को संख्या रेखा मानना है। बीसी को संख्या रेखा मानकर बिंदु बी को केंद्र मानकर बीडी दूरी त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो एसी संख्या रेखा एसी को आगे बढ़ाने पर बिंदु ई पर काटता है। फिर से समझ लीजिए, बीसी संख्या रेखा मानना है, जब लंब डालने के बाद बीडी दूरी ज्ञात करने के बाद क्या करना है, बीसी को संख्या रेखा मानना है, बी को केंद्र मानकर बीडी दूरी त्रिज्या का चाप लगाया, जो एसी को आगे बढ़ाने पर बिंदु ई पर काटता है। यही बिंदु ई दूरी 5.26 को निरूपित करती है। समझ में आया प्यारे बच्चों? एक बार और आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। भाषा आपको लिखनी है, भाषा आप जैसा चित्त में काम करते हैं वही भाषा लिखनी पड़ती है। आप अपने मन से लिखो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ए बी कितनी दूरी खींची, सर्वप्रथम 5.26, फिर बी को सी तक एक दूरी और बढ़ाया, 1 इकाई दूरी और बढ़ाया, और एसी का मध्य बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओसी त्रिज्या का चाप लगाते हुए एक अर्धवृत्त बनाया। उसके बाद बिंदु बी से एसी पर लंब बीडी डाला, जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है। अतः बीडी दूरी बराबर 5.26।
अब इसके बाद BC को संख्या रेखा मानना है तथा बिंदु B को केंद्र मानकर BD दूरी त्रिज्या का एक चाप लगाया जो संख्या रेखा AC को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर काटता है। यही बिंदु E दूरी 5.26 को निरूपित करती है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो अब आगे चलते हैं करनी पर। करनी जो टॉपिक है, करनी टॉपिक बड़ा टॉपिक है। आपको मैं बता दूं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इस टॉपिक से आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल आते हैं। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िए। यदि आप इसके पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देखकर उसको देखिए और समझिए। लेकिन करनी टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप स्टार्ट कीजिए करनी टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। करनी क्या है? a की पावर 1/n यानी हाफ पावर, जिसे हम क्या लिखते हैं? करनी की पावर n और a इस टाइप में लिखते हैं। तो n क्या है प्यारे बच्चों? करनी की घात है। और a क्या है? कर्णीगत, यानी कि जो करनी के अंदर जो संख्या रहती है वो a को दर्शाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्णीगत। और ये चिन्ह जो बना है ये क्या है? करनी चिन्ह। तो समझ में आया होगा करनी होती क्या है, करनी किस प्रकार से लिखते हैं, करनी की घात क्या होती है और करनीगत और करनी चिन्ह। अब पढ़ते हैं करनियों के नियम। तो पहला नियम क्या कहता है? यदि करनी की पावर, करनी पर भी समान पावर लगी हो तो पावर से पावर कैंसिल हो जाती है और कर्णीगत करनी के बाहर आ जाता है। इसी प्रकार यदि दो कर्णीगतों की पावर समान होगी तो दोनों कर्णीगत का गुणा हो जाता है, उनके ऊपर समान पावर लग जाती है। इसी प्रकार भाग में होता है, यदि दोनों कर्णीगत का भाग हो जाता है और पूरे के ऊपर करनी पावर लग जाती है। अब यदि करनी के अंदर भी करनी की घात हो, दो करनी दी गई हैं, यदि दोनों करनियों की घातों का गुणा हो जाता है, कब होता है? जब कर्णीगत समान कर्णीगत पर दो कर्णियों की घात चढ़ी हो, करनी के ऊपर करनी कितनी भी बढ़ाते जाओ तो सभी कर्णियों पावर का गुणा करके और कर्णीगत में करनी के अंदर कर्णीगत लिख देते हैं। तो अब पढ़ते हैं करनी के प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं करनी के प्रकार। करनी दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध करनी जिसे हम पूर्ण करनी भी बोलते हैं, दूसरी मिश्रित करनी। तो शुद्ध करनी किसे कहते हैं? वह करनी जिसमें केवल अपरमेय संख्या हो और परमेय संख्या केवल एक के रूप में हो, वह शुद्ध करनी या पूर्ण करनी कहलाती है। जैसे √40, √20/6, ये क्या है? शुद्ध करनी। मिश्रित करनी किसे कहते हैं? अपरमेय और परिमेय संख्याएं दोनों मिक्स हों, वह मिश्रित करनी कहलाती है। जैसे 2/3 आपकी परमेय संख्या है और √20 क्या है? अपरमेय संख्या। तो ये क्या है? मिश्रित करनी। अब क्वेश्चन आते हैं शुद्ध करनी को मिश्रित करनी में चेंज करने के लिए और मिश्रित करनी को शुद्ध करनी में चेंज करने के लिए। तो पहले इसको करके देखते हैं। तो √40 को क्या लिख सकते हैं हम? √40 को रूट में क्या लिख सकते हैं? 40 के गुणनखंड कर लो, कितने आएंगे? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। अब यहाँ देखो करनी की पावर कितनी है? 2 है बेटा। तो करनी की पावर कितनी है? 2 है, क्योंकि 2 पावर लिखी नहीं जाती। तो कर्णीगत की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होगी, तब वह बाहर निकलेगा। तो ये क्या है? 2 बाहर आ गया और ये अंदर इनका गुणा कर दिया, कितना हो गया? 5 दूनी 10। तो ये
किस में चेंज हो गई बेटा? मिश्रित करनी में। तो शुद्ध करनी को मिश्रित करनी में चेंज कर लिया। अब मैं इसको मिश्रित करनी से शुद्ध करनी में चेंज करूंगा। तो यहाँ आपको करनी की पावर कितनी दिखाई दे रही है बेटा? 2। तो अब जब हम इसको 2 तो ये लिखा, जब हम 5 को अंदर ले जाएंगे तो करनी की पावर इस पे चढ़ जाएगी। तो कितनी हो गई? 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 कितनी होती है? 25। और 25 दूनी 50। तो ये क्या हो गया? शुद्ध करनी में चेंज हो गया। अब पढ़ते हैं करनियों का योग व घटाव। दो बेटा मैं आपको बता दूं, करनी का योग व घटाव दोनों ही जब आप करेंगे तो उसमें करनी की पावर और करणीगत समान होने चाहिए, तब जाके उनके गुणांक जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं। तो ये क्या हो गया? गुणांक जुड़ गए, करनी पावर वही है और करणीगत भी वही है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 7√3 प्लस 2√27। यहाँ देखो करणीगत समान नहीं है। जब कभी हमें समान दिया रहेगा, कभी हमें समान बनाना पड़ेगा। तो 27 को हम क्या लिख सकते? 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ करनी की पावर कितनी है? 2। तो ये करणीगत की पावर भी 2 के रूप में बनाया। इसको बाहर निकालेंगे, 3 बाहर आएगा तो 3 दूनी 6। अब देखो करणीगत समान हो गई। तो ये क्या है? 7 जे 6 जे 7 6 13√3, यही आंसर हो गया। तो ये योग हो गया। घटाने में देख लीजिए तो गुणांक घट जाएंगे, करनी पावर वही है और करणीगत भी वही है। तो यहाँ इसको घटाया। अब यहाँ भी देखो करणीगत समान नहीं है, तो 16 के हमने गुणनखंड किए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ करनी पावर कितनी है? 3। तो 3 करणीगत के रूप में निकल जाएगा, तो 2 आ गया। अब ये देखो करनी पावर और करणीगत समान है तो गुणांक घट जाएंगे, 5 में से 2 गया तो 3 आया। यही इसका आंसर होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब पढ़ते हैं करनियों का गुणा व भाग। अभी आपने पढ़ा करनियों का योग घटाव। इसमें मैंने आपको बताया कि करनी पावर और करणीगत दोनों समान होने चाहिए, लेकिन करनियों का जब गुणा और भाग करेंगे तो इसमें करनी पावर समान होनी चाहिए, करणीगत समान हो या ना हो। तो क्या करेंगे? जब करनी पावर समान होगी तो करणीगत का अंदर गुणा हो जाएगा और पूरे के ऊपर करनी पावर चढ़ जाएगी। इसी प्रकार से भाग में होता है, करनी पावर करणीगत का भाग हो जाएगा और करनी पावर पूरे में लग जाएगी। पहले गुणा का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी मैं आपको बता दूं, जब करनी पावर समान नहीं होगी तो उन पावरों का लासा लेकर हम उनको समान बनाएंगे। देखते हैं, √3 गुणे अंडर करनी पावर 3 √2। ठीक है, यहाँ 3 और 2, यहाँ क्या है? 2 पावर मानी जाती है, लिखी नहीं जाती है। 3 गुणे 2 का लासा 6 है। तो यहाँ जब इसको बनाएंगे तो यहाँ कितनी पावर है? 2। तो यहाँ 6 आया है लासा, तो 6 लिखेंगे। 2 से 6 कितने बार कटता है? कितने बार? 3 बार। तो जितने बार भाग जाएगा करणीगत की उतनी पावर चढ़ा देते हैं। अब 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, तथा इसको लिखा 6 पावर में, तो 3 से 6 2, तो 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 4। अब इनका गुणा करना है, तो पहले जिनका गुणा करना था उनको लिखा, फिर उनके जो मान चेंज किए समान पावर में उनको लिखा। अब देखो करणीगत का गुणा हो गया और पूरे के ऊपर समान पावर 6 लग गई। तो 27 और 4 का गुणा करेंगे तो 108 आएगा। आप चेक कर लेना करके। इसी प्रकार भाग में देखते हैं, यहाँ करनी पावर 3 √2 भागे √2। यहाँ 3 और 2 का लासा 6 आया। तो अब 3 √2 को जब 6 पावर में बनाया तो 3 से 6 2 बार कटता, तो 2 पावर 2 होती है 4। इसी प्रकार जब यहाँ 2 है तो 6 से 2 3 बार कटा, 2 पावर 3 होती है 8।
जब इसको लिखा, इसके मान समान पावर में ये लिखे, कितने लिखे, करनी पावर 6√4 भागे करनी पावर 6√8। जब इसका भाग किया तो करनी घट भाग में चली गई और पावर 6, 4 भागे 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आ गया, करनी पावर 6 रूट के अंदर 1/2। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मैं आगे भी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर ऑल।